हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आप सभी जानते हैं कि कक्षा 10th के छात्र पहली बार बोर्ड परीक्षा में बैठते हैं तो उनके मन में कई सवाल उठते हैं और थोड़ा डर भी होता है। इसलिए आज हम क्लास 10th का एसएसटी सामाजिक विज्ञान का पिछले वर्ष का बोर्ड का प्रश्न पत्र विद सॉल्यूशन उत्तर सहित लेकर आए हैं। उसे हम देखेंगे जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं। तो यहाँ पर आपको जो एसएसटी का पेपर होगा उसमें कितने प्रश्न होंगे। यहाँ 37 प्रश्न होंगे। क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 20 तक ये आपका होगा एमसीक्यू और वो होगा एक एक नंबर का। ठीक है ना। पूरे प्रश्न पत्र को 6 भागों में बांटा गया है, ABCDEFG तक। ठीक है ना। यानी का, गा और ना और चा। ठीक है ना। इस भागों में डिवाइड किया गया है, 6 भागों में डिवाइड किया गया है। प्रश्न नंबर 1 से 20 तक जैसे अभी बताया था आपको बहुवैकल्पिक एमसीक्यू होंगे, 1 नंबर का क्वेश्चन होगा। इसमें 21 से लेकर 24 तक के 2 नंबर के क्वेश्चन होंगे। ठीक है ना। इनके उत्तर आपको लगभग 40 शब्दों में देने हैं, वर्ड्स में देना है। 25 से 29 तक ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे और इनके उत्तर आपको 60 शब्दों में देने हैं। इसी तरह से जो सेक्शन डी है, घा है, उसमें 30 से लेके 33 तक बड़े क्वेश्चन होंगे और 5 नंबर के ये पूछे जाएंगे। इनके उत्तर आपको देने हैं 120 वर्ड्स में। और जो क्वेश्चन नंबर सेक्शन ई, क्वेश्चन नंबर 34 से लेकर 36 तक ये केस बेस स्टडी है, आधारित है, स्रोत आधारित होते हैं। इसमें से एक में 3 होंगे और 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो ये 12 नंबर के क्वेश्चन होंगे। और लास्ट है जो ऑप्शन चा यानी ऐप है, ये 37 क्वेश्चन नंबर होगा और ये मैप से आधारित होगा। इसमें 2 क्वेश्चन हैं वो हिस्ट्री से पूछे जाएंगे और 3 क्वेश्चन 3 मैप है, मतलब वो किससे पूछे, ज्योग्राफी से, भूगोल से पूछे जाएंगे। तो टोटल आपका मैप का पोर्शन है वो होगा 5 नंबर का। तो इस तरह से ये आपके पेपर की रूपरेखा है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस देश में जूसेप्पे गैरिबाल्डी का संबंध था। तो यहाँ आपको ऑप्शन दिया गया है ऑस्ट्रेलिया, इटली, यूनान और स्पेन। तो आपका जो सही उत्तर है वो होगा ऑप्शन बी, इटली। ठीक है ना। ये आपका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं, ये अभिकथन ए और कारण आर है, दोनों कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पर ये अभिकथन ए और कारण आर दिया गया है, इनको आपको पढ़ना है। 1871 के बाद यूरोप में राष्ट्रवादी तनाव का सबसे गंभीर स्रोत बाल्कन था। कारण है कि बाल्कन एक बड़ा हिस्सा ओटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में था। अब ये यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से एक सही है, तो वो कौन सा सही है ये आपको देखना है। तो ये कह रहा है कि ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है, या ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। तो इस तरह से ये 4 ऑप्शन है, तो सही ऑप्शन जो है आपका वो आपको यहाँ लिखना है। तो आपका सही ऑप्शन ए ही सही ऑप्शन है, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ये आपका सही करेक्ट आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए और सही विकल्प का क्या करना है, चयन करना है। तो यह कुस्तुनतुनिया की संधि, नेपोलियन की हार, इटली का एकीकरण और जर्मनी का एकीकरण। तो इसको आपको सही क्रम में लगाना है, पहले क्या हुआ था उसके बाद में क्या है। तो इसमें क्या है, ये क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा जो पिछली बार दिया गया था ये कन्फ्यूजन वाला है। तो इसमें कहा गया कि इसमें से जो भी आप लिखते हो तो इसको सही मान लिया जाएगा। तो ये डाउट है इसमें, इसलिए इसको इसमें का उत्तर है कि कोई भी ऑप्शन लिखोगे आप तो वो सही मान लिया जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय राष्ट्रवाद के संदर्भित निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमेलित है, मतलब जो सही है उसको है, या नेता है या लीडर्स है और इसका योगदान क्या है, उसने योगदान दिया था उसके बारे में है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका जवाहरलाल नेहरू ने क्या, अवध किसान सभा। ये आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी। क्योंकि एक एक को पढ़ेंगे तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको सीधे डायरेक्ट आंसर पे ले चलता हूँ। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है कि सही
सुमेलित जोड़े का चयन कीजिए। कौन सा जोड़ा सही है? तो इसमें आपका जोड़ा है अधात्विक खनिज है, ये बलुआ पत्थर है, तो आपका ऑप्शन सी ये सही है। ठीक है ना, ये ऑप्शन सी सही है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6, दिए गए कथनों को पढ़िए और निम्नलिखित में से रबी शस्य ऋतु के संबंध के सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ आपको विकल्प दिए गए हैं, ऑप्शन दिए गए हैं कि रबी फसलों को शीत ऋतु में बोया जाता है, सही है। इन्हें अक्टूबर से दिसंबर में बोया जाता है और अप्रैल जून में काट लिया जाता है, ये भी सही है। इसकी मुख्य फसलें मक्का, कपास और जूट, ये नहीं है। और पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में गेहूं के उत्पादन में महत्वपूर्ण राज्य, भी ठीक है। तो इसका जो उत्तर होगा ये आपका है सी, 1, 2 और 4, 1, 2 और 4, ये आपका सी ऑप्शन है, ये सही है। ठीक है ना, सी ऑप्शन। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, इसको देख लेते हैं। निम्नलिखित जानकारी की सहायता से मृदा की पहचान कीजिए। यह उच्च तापमान वाले क्षेत्र, यह उच्च तापमान वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। या भारी वर्षा में अत्यधिक विक्षालन का परिणाम होता है, इसे हुमस की मात्रा में कम पाई जाती है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी। ये है, कौन सी इसकी फीचर है? तो ये है सी, लेटेराइट मृदा, ये आपका सही उत्तर है। अब आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 ये देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द महिलाओं की सामाजिक मतलब सोशल, राजनीति, पॉलिटिक्स, आर्थिक, इकोनॉमिक और समानता में विश्वास और उसकी वकालत करने से संबंधित है? तो इस उत्तर होगा आपका डी, नारीवाद। ये आपका सही उत्तर है, नारीवाद, ये आपका सही उत्तर होगा। नीचे दिए कथनों को पढ़िए। भारत का कोई भी राजकीय धर्म नहीं है। भारत के सभी समुदायों को किसी भी धर्म का पालन करने और प्रचार करने की आज़ादी है। उपर्युक्त कथनों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक शब्द प्रयोग किया गया है? तो ये किया गया आपका बी, इसे बोलते हैं पंथ निरपेक्ष राज्य। ठीक है, ये आपका ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि स्तंभ ए का मिलान स्तंभ बी से कीजिए और सही विकल्प का चुनाव कीजिए। यहाँ पर स्तंभ 1 में सूची दी गई है, स्तंभ में उसके अधिकार क्षेत्र दिए गए हैं, केंद्र सूची, राज्य सूची, संवर्धित सूची और बाकी के बचे विषय। तो ये इसके सामने यहाँ दिया गया है। तो आपको इसमें से कौन सा सही है, इस तरह से आपको बताना है। तो आपका ऑप्शन होगा डी, बी, ए सी डी। बी मतलब पहले में केंद्र सूची में है, एक रूपता ये वाला होगा, फिर दूसरे में ए, फिर तीसरा नंबर सी और डी, इस तरह से होगा। तो ये आपका उत्तर कौन सा सही है? ये है डी सही है आपका उत्तर। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। 11 में है कि निम्नलिखित में से कौन सा ब्रुसेल्स से अलग सरकार बनाने में बेल्जियम का प्राथमिक उद्देश्य था? तो क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें था भाषाई समायोजन सुनिश्चित करना। तो ऑप्शन हो गया आपका डी सही, ये आपका सही उत्तर हो गया। ये पिछले साल का पेपर है जो बोर्ड में आया था, ठीक है ना, उसी को हम सॉल्व करके बता रहे हैं। तो आपको ध्यान से देखना, समझना है, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे सेम। क्वेश्चन नंबर 12 आ रहा है, निम्नलिखित में से किस देश में 2 दलीय प्रणाली है? 2 दलीय है, चीन है, ब्रिटेन है, भारत है या पाकिस्तान है? तो हमारे यहाँ पर बी, ब्रिटेन में 2 दलीय प्रणाली है, ब्रिटेन में। ऑप्शन आपका होगा बी, ब्रिटेन। क्वेश्चन नंबर 13, लोकतांत्रिक देश में नियंत्रण और संतुलन की क्या भूमिका है? निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका उत्तर होगा आपका बी, अधिनायकवाद को रोकने के लिए शक्तियों का पृथक्करण करना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, मान लीजिए कि एक परिवार के सदस्यों की मासिक आय क्रमशः निम्नलिखित है। माता की है 50,000, पिता की है 40,000, पुत्र की है 20,000 और पुत्री की है 20,000। तो इस परिवार की औसत मासिक आय क्या होगी? तो सबको जोड़ लेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे, ये इसका तरीका होता है। तो इसमें आ जाएगा आपका 32,500 यानी 32,500 उत्तर सही होगा, सी ऑप्शन आपका। अगला क्वेश्चन है कि विकास के संबंध में विश्व बैंक निम्नलिखित में से किस सूचक को प्राथमिकता देता है? तो यह शिशु मृत्यु दर, समानता,
फिर द्रव्यमान सूचकांक प्रति व्यक्ति आय। तो आपका उत्तर जो है वो होगा ऑप्शन डी सही है, प्रति व्यक्ति आय, ये वाला सही है। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए विकल्प का चयन कीजिए। सरकार द्वारा व्यापार और वाणिज्य पर अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया को किस नाम से जाने जाती है? तो इसका उत्तर होगा आपका सी, उदारीकरण के नाम से जानी जाती है। कौन सा? सी ऑप्शन आपका सही है। निम्नलिखित में कौन सा संगठित क्षेत्र की गतिविधियों का उदाहरण है? 17वां, तो यह है सरकारी स्कूल में शिक्षक का क्लास में होना या लेना, ये आपका ऑप्शन डी, ये सही है इसका उत्तर। अब क्वेश्चन नंबर 18, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप का यह कि निम्नलिखित में से एक समृद्ध किसान के विकास के लक्ष्य कौन से हैं? दिए गए विकल्पों से सही का चयन कीजिए। यहाँ बेहतर मजदूरी, फसलों का अधिक समर्थन मूल्य, उच्च पारिवारिक कार्य के लिए अधिक दिन। तो यहाँ 4 दिए गए, इसमें से कौन सा सही है? तो यहाँ है ऑप्शन आपका सी सही होगा। 2 और 3 सही है। 2 मतलब फसलों का अधिक समर्थन मूल्य होना चाहिए और उच्च पारिवारिक आय होनी चाहिए। ऋण देने से पहले ऋण दाताओं को अक्सर समर्थक ऋणाधार की आवश्यकता क्यों होती है? निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। तो सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा है निम्नलिखित में से? तो यह है आपका ऑप्शन डी, ये सही है, ऋण चूक के जोखिम को कम करने के लिए। यह आपका अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 और ये आपका 20वां क्वेश्चन है। ये एक यहाँ पिक्चर तस्वीर दी गई है, इसको आपको ध्यान से देखना है। दी गई तस्वीर को ध्यान से देखिए और बैंक की आय का निष्कर्ष निकालिए। यहाँ जमा करता है, डिपॉजिट करता है बैंक है और ये कर्जदार है, ठीक है ना। तो यहाँ लोग जमा करते हैं, लोग धन को निकालते हैं और ब्याज पाते हैं। बैंक की आय बढ़ती है और लोग ऋण लौटाते हैं और ब्याज देते हैं। इस तरह से अब यहाँ क्वेश्चन दिए गए हैं और उसका उत्तर दिए आपको देना है। तो निम्नलिखित में से सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है बी, ये सही होगा। कर्जदार से लिए गए ब्याज को जमाकर्ताओं को दिए गए ब्याज की रकम के बीच का जो अंतर होता है उससे बैंक की इनकम होती है। तो ये आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हुआ। अब ये तो हो गया आपका 1-1 नंबर का क्वेश्चन। अब हम चलते हैं 2-2 नंबर के क्वेश्चन के ऑप्शन खंड खा यानी सेक्शन बी में। यहाँ आपको क्वेश्चन दिए गए हैं और इनके आपको उत्तर लिखने हैं। आधुनिक काल में सबसे, ये देखो जैसे ये घुमा दिया, आधुनिक काल से पहले के युग में दुनिया की दूर स्थित भागों के बीच व्यापारिक और सांस्कृतिक संपर्क का जीवंत उदाहरण सिल्क मार्ग था। इस कथन की व्याख्या किन्हीं 2 उदाहरणों सहित दीजिए। तो इसको 40 वर्डों में आपको लिखना है। 2 नंबर का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि वन संरक्षण के लिए कोई 2 उपाय सुझाइए, या ये नहीं आता है तो आपको यह है कि वन संरक्षण के लिए किए गए 2 उपाय सुझाइए। 23 में कि सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, स्पष्ट कीजिए। और 24 में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। अब सेक्शन सी खंड ग में है, इसमें 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किन्हीं 3 कारणों का वर्णन कीजिए जो असहयोग आंदोलन के लिए उत्तरदायी थे, अथवा सविनय अवज्ञा आंदोलन के किन्हीं 3 कारणों का वर्णन कीजिए। विनिर्माण उद्योग आर्थिक विकास की रीढ़ समझे जाते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो इसको ध्यान से आपको देख लेना है। दोबारा से भी घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। इस कथन को न्यायसंगत ठहराइए। 27 में है कि लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। और 28 क्वेश्चन है आर्थिक गतिविधियों के लिए ऋण किस प्रकार आवश्यक है, उदाहरणों सहित स्पष्ट कीजिए। 29 में धारणीयता का विषय विकास के लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण है, स्पष्ट कीजिए। तो ये क्या है, 3-3 नंबर के क्वेश्चन है, तो इनके उत्तर आपको देना है। सेक्शन डी यानी खंड में, इसमें 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है ना। 5-5 नंबर के क्वेश्चन है 4। तो 20 नंबर का ये सेक्शन 20 नंबर का है। इसमें आपको 120 वर्डों में लिखना है। 19वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में उदारवाद की विचारधारा ने यूरोप को किस प्रकार प्रभावित किया, स्पष्ट कीजिए। अथवा ये नहीं आता है तो दूसरा, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन के गठन की प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए। इसी तरह से इसमें क्या है, 2-2 ऑप्शन मिलेंगे आपको, एक नहीं आता तो दूसरा आप कर सकते हो। आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा किस प्रकार एक आधारभूत आवश्यकता स्पष्ट कीजिए। अथवा ऊर्जा के परंपरागत स्रोत किस प्रकार अपरंपरागत स्रोत से भिन्न है, स्पष्ट कीजिए।
जो ये ना परंपरागत और अपरंपरागत, यह है कि रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल, ये होता है नवीकरण और अनवीकरण भी कहते हैं इनको। लोकतांत्रिक सरकारें अन्य शासन व्यवस्था की तुलना में किस प्रकार बेहतर है, स्पष्ट कीजिए। ये नहीं आता तो आप इसका ऑप्शन देख सकते हैं। अथवा लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था किस प्रकार शांति और सद्भाव का जीवन जीने में नागरिकों की मदद का साबित होती है, स्पष्ट कीजिए। क्योंकि इनका उत्तर बताएंगे, मैं इसकी आंसर की आपके ये डिस्क्रिप्टिव लिंक में दे दूंगा, उससे आप देख सकते हो। यहाँ बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसकी आंसर किया इस क्वेश्चन पेपर की, वो मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया ही वैश्वीकरण है। इस संबंध कथन की उदाहरणों सहित व्याख्या कीजिए। अथवा प्रौद्योगिकी की उन्नति ने वैश्वीकरण की प्रक्रिया को उत्प्रेरित किया, इस कथन की। तो ये 5-5 नंबर के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए। अब आपको क्या है कि सोर्स बेस आधारित 3 क्वेश्चन है, 34, 35 और 36। इस तरह से आपको ये पैराग्राफ दे दिया जाएगा या कोई पिक्चर दे दी जाएगी, उसको आपको देखना है और फिर उसके उत्तर लिखना है आपको देख के। तो ये क्वेश्चन पढ़ना है पैराग्राफ, और उसमें से ये 3 है, पहला और दूसरा 1-1 नंबर का है, और तीसरा 2 नंबर का क्वेश्चन। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 35 है, इसमें भी एक पिक्चर दी गई है और इसके बारे में दिया गया है। तो बाढ़ है, बुनियादी सुरक्षा और सावधानियाँ लेनी होगी, इसके बारे में यहाँ पर डिटेल से दिया गया है। इसको पढ़ना है और पढ़ने के बाद में क्या करना है, आगे चलना है और उसके उत्तर देना है। 2 पोर्शन है इसमें, बाढ़ के दौरान क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, बाढ़ में पानी में न घुसने, ये खतरनाक हो सकता है, इस तरह से ये सारी डिटेल दिया। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि किन्हीं 2 आवश्यक वस्तुओं को लिखें जो पारिवारिक आपातकालीन किट में शामिल किया जाना चाहिए। इस तरह से 3 क्वेश्चन है, इसमें भी 1-1 नंबर के पहले 2 क्वेश्चन है और 2 नंबर का तीसरा क्वेश्चन है। अभी 36, इसमें भी ये भी सोर्स बेस आधारित है, पैराग्राफ दिया गया है, इसको आपको पढ़ना है और उसके उत्तर देने हैं। तो ये तो आपको समझ में आ गया पैटर्न, तो ये है। तो यहाँ भी 2 क्वेश्चन 1-1 नंबर के और 1-2 नंबर का है। अब लास्ट क्वेश्चन बचता है, मैप से रिलेटेड है। तो मैप से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसमें क्या है, आपको 2 तो हिस्ट्री से संबंधित है और 3 है, वो क्या होगा, वो ज्योग्राफी से, भूगोल से संबंधित है। तो दिए गए मानचित्रों में यहाँ ए और बी दिया गया होगा, उसमें आपको मार्क किया गया मैप में, उसमें आपको लिखना है कि वह स्थान जब महात्मा गांधी ने कानून तोड़ा था। तो कहाँ तोड़ा था, नमक कानून, तो ये तोड़ा था, दांडी मार्च किया था उन्होंने, वहाँ तोड़ा था। स्थान जहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1927 में, उसको लिखना है, ये बी में लिखा होगा। आप बच्चे क्या करते हैं, इस लाइन को उठा के ऐसे कैसे लिख देते हैं, उससे आपके उत्तर जो नंबर है वो कट जाते हैं और नंबर नहीं आते हैं। अब ये ज्योग्राफी का है, 4 दिए गए, इनमें से 3 को भरना आपको। हीराकुंड बांध, मुंबई सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क, राजा सांची अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नरोर। अब आपको इसके बारे में आपको क्या है कि अगर आपको स्टेट के बारे में पता है तो आप इसको आसानी से भर सकते हो। तो आपको मैप के लिए सबसे पहले स्टेट पता होना चाहिए। अब पहला क्वेश्चन हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, देख लेते हैं कि वह स्थान जहाँ महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा था, तो वह कहाँ तोड़ा था, तो गुजरात में दांडी में तोड़ा था। ठीक है, गुजरात में दांडी में तोड़ा था। और दूसरा है, वह स्थान जब भारतीय राष्ट्रीय अधिवेशन, कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, वो कहाँ पर हुआ था, तो यह हुआ था मद्रास में हुआ था, चेन्नई। कहाँ पर, मद्रास, चेन्नई में ये हुआ था। तो ए और बी, ये तो आपका हिस्ट्री का पोर्शन हो गया। अब हीराकुंड बांध, हीराकुंड कहाँ है, आपको पता होना चाहिए, हीराकुंड बांध उड़ीसा में है, तो ये उड़ीसा में यहाँ पर है, तो आप ठीक से भर पाओगे। अगर आपको यही पता नहीं है कि हीराकुंड किस स्टेट में, तो नहीं। मुंबई कहाँ है, मुंबई आपको पता है कि मुंबई महाराष्ट्र में है, तो ये महाराष्ट्र यहाँ, और ये मुंबई है, सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क है। राजा सांची सी, राजा सांची अंतर्राष्ट्रीय ये अड्डा है, ये कहाँ पर है, तो राजा सांची है पंजाब में है, तो ये आप यहाँ से ये भर सकते हैं। नरोरा, ऑप्शन डी, नरोरा। नरोरा कहाँ पर है, तो नरोरा है यूपी में, उत्तर प्रदेश में, नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र, तो ये यहाँ पर नरोरा है। तो ठीक है ना, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। 2 तो आपका हिस्ट्री से पूछा जाएगा और 3 पूछे जाएंगे ज्योग्राफी से। तो यहाँ हिस्ट्री वाले में ए और बी लिखा होगा, तो ए में ये है गुजरात दांडी, बी में है मद्रास चेन्नई,
ठीक है ना। फिर मुंबई है महाराष्ट्र में, हीराकुंड उड़ीसा में है, नरोरा यूपी में है और राजासासी है ये पंजाब में है। तो ये आपके 5 नंबर के क्वेश्चन पक्के हो गए। तो इस तरह से आपसे पूछा जाएगा और आपका जो मैंने बोला है कि इसके जो आंसर किया है मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा। वीडियो अच्छा और उपयोगी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें तथा बेल आइकन को बटन को दबाएं, जिससे और भी इस तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिलते रहें। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव ए नाइस डे।